या पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया कि पढ़ रहे हैं? रिक्वायरमेंट क्या कहती है? रिक्वायरमेंट कहती है इन द लाइट ऑफ आईकैप कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई एंड डिस्कस क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिचुएशन। सर इसने इस रिक्वायरमेंट में कितनी चीज़ें मांगी हैं? 2, 3, 4, 1, 5, कितनी? 3, 2, 3, 4, कुछ 6 वाला है? 4 रिक्वायरमेंट्स। आइडेंटिफाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, डिस्कस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यार पेन पकड़ दें, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड डिस्कस थ्रेट्स। तो जो हम कल बात कर रहे थे कि बच्चे रिक्वायरमेंट को ही रीड नहीं कर पा रहे, एक प्रॉब्लम। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको मज़ीद पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ये सवाल आया था स्प्रिंग 2025 में, इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ा। डिस्कस द थ्रेट्स एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि 2 रिक्वायरमेंट्स हो गई। ऑल्सो इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स, 3 रिक्वायरमेंट्स हो गई। और जब आप डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप ऑब्वियसली क्या कर रहे होंगे? आइडेंटिफाई तो कर ही रहे होंगे। तो 2 जमा 2 जमा 1 कितनी बातें? 5 बातें। अच्छा, मज़ीद अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, ऑटम 25, ये करीब की अटेम्प्ट, रिक्वायरमेंट पढ़ा। डिस्कस द थ्रेट्स एंड द फंडामेंटल, ऑल्सो इवेल्युएट द, रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। पिछली 3 अटेम्प्ट से एक ही रिक्वायरमेंट चली आ रही है। और आई होप कि आप जब रिसेंट एग्ज़ाम देने गए थे अपना स्प्रिंग 26 का, तो आपने ये 2 सवाल किए होंगे, आई एक्सपेक्ट किए होंगे, और इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किए होंगे। देखिए, किए होते तो आपके चेहरों पे खुशी होती। चलें ये देखें, एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? डिस्कस द थ्रेट्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में जो कि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। सर इस चैप्टर के अंदर यही रिक्वायरमेंट आपको बार बार हर सवाल में आती है। एक चीज़ वो आपसे पूछता है, थ्रेट्स बता दें, आइडेंटिफाई कर दें। फिर वो आपसे कहता है थ्रेट्स को डिस्कस कर दें। फिर वो आपसे कहता है बताएं कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर दें। फिर वो कहता है कौन से प्रिंसिपल्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर दें। फिर अगर बहुत दिल करे तो वो कहता है कि सिग्निफिकेंस बता दें कि उस थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई है कि लो है। और छठी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पॉसिबल सेफगार्ड्स बता दें। तो ये 6 बातें इस सवाल से वो टेस्ट करता है नॉर्मली, इसके अलावा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 1, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई, थ्रेट्स को डिस्कस, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि उन थ्रेट्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं वो बता दें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको डिस्कस करें। उसके बाद सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करें। और जब सिग्निफिकेंस की बात होती है तो हर थ्रेट को अलग अलग आपने बताना है कि वो कितना हाई और कितना लो है। और आखिरी चीज़ क्या होती है? सेफगार्ड्स, अगर वो पूछ ले। इस चैप्टर के अंदर यही 3-4 बातें जो कि हम लोगों ने पढ़नी है आज, और उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इसके हर तरह का सवाल अटेम्प्ट कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट इट। सर हमारे पास 5 तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। हाउ मेनी? 5।
एनीवन जो मुझे 5 के 5 नाम बता सके वन गो में। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। 5 बातें रिपीट करते हैं। नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 3 ऑब्जेक्टिविटी, नंबर 4 कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, नंबर 5 प्रोफेशनल बिहेवियर। सर क्या मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ? यस कर सकते हैं। क्या इनकी सीक्वेंस में इनको याद रखना है? नो। अब ये 5 बातें हैं क्या? नंबर 1 इंटेग्रिटी। क्या होती है इंटेग्रिटी? सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अटैच नहीं करेंगे जो कि ख़राब बनी हुई है, जल्दबाजी में बनी हुई है, जिसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जो कि यूज़ होने के काबिल नहीं है। तो सर इंटेग्रिटी को अगर मैं देखूं, पहला पॉइंट क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। नंबर 2 फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। नंबर 3 यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एनीथिंग या एनी इंफॉर्मेशन या एनी कम्युनिकेशन जो कि मटीरियली क्या हो, फॉल्स हो, उसमें आई हुई इंफॉर्मेशन रेकलेसली प्रिपेयर हुई हो, जल्दबाजी में प्रिपेयर हुई हो, गलत प्रिपेयर हुई हो, या उसमें कोई इंफॉर्मेशन क्या है, ओमिट हुई हुई है, रिमूव हुई हुई है, ऑब्सक्योर है, गलत आ रही है, और उसकी वजह से आप क्या हो रहे हैं? मिसलीड। आप भी हो रहे हैं और आप दूसरों को भी क्या कर रहे हैं? मिसलीड कर रहे हैं। जब आपको पता चले कि आपको ऐसी चीज़ के साथ जोड़ दिया गया है तो फौरी तौर पे आपने क्या करना है? अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर लेना। बस अभी लास्ट पॉइंट को छोड़ दें। 1 2 3 4 ये 4 बातें समझ आती हैं? रिपीट करता हूँ। इंटेग्रिटी क्या है? सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जो काम नहीं आता मुंह पे बता देंगे, झूठ बोल के काम नहीं लेंगे, अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अटैच नहीं करेंगे जो कि ख़राब बनी हो, जो कि जल्दबाजी में बनी हो, जिसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो और वो दूसरों को मिसलीड कर रही हो, मिसगाइड कर रही हो। पहला पॉइंट समझ आता? कोई मसला? सेकंड क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत। हम आज यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? हमारा मकसद क्या है? हम इस क्लास में क्यों हैं? पढ़ने के लिए बैठे हैं। आके आपका दोस्त आपसे कहे कि यार चलो आप मूवी देखने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, तो आप चले जाएंगे उठ के? नहीं। आप क्या कहेंगे? शाम में जाना ज़रूर है। आप कहेंगे कि भाई अभी मेरा मकसद ये है कि मैंने काम करना है, मैंने पढ़ना है, तुम फजूल आदमी हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे बीच में ना हो, तुम मेरे और मेरे काम के बीच में ना हो। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ कि आपके ऊपर कोई भी बंदा या कोई भी इदारा या आपका सीनियर, आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर अगर आपको परसुएड कर रहा है, आपको प्रेशर में लेके आ रहा है, आपको बायस्ड बना रहा है, तो आपने उसकी बात सुननी नहीं है। आपने अपनी जजमेंट से काम लेना है। आपने अपनी किससे काम लेना है? जजमेंट से काम लेना। आपने अपना अच्छा भला खुद सोचना, किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना। पहला पॉइंट पढ़े। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायसनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 2, a CA shall not take a professional activity if circumstances और relationship unduly affect कर रहे हैं, influence कर रहे हैं उसकी judgment को, तो ऐसा काम कबूल करेगा? नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं कि मुसलमानों के 5 अरकान हैं। कौन से होते हैं 5 अरकान? तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपने अच्छे वाला बनना है तो ये 5 बातों को आपने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। पहली कौन सी थी? इंटेग्रिटी। दूसरी कौन सी है? एंड बाय ऑब्जेक्टिविटी वी मीन आपने किसी की बात को
सुन के उसके पीछे दुम हिलाते हुए नहीं चले जाना, अपनी जजमेंट से फ़ैसला करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपका जो मकसद है आपने अपने उसी मकसद पे कायम रहना है। थर्ड इज़ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सर कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं? कॉम्पिटेंस क्या है? स्किल्स, एक्सपर्टीज, एक वर्ड यहाँ से आया था, काबिलियत। एक ऑडिटर से या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक फर्म आपको सैलरी क्यों दे? क्लाइंट आपसे क्यों काम करवाए? एम्प्लॉयर आपको पैसा क्यों दे? वाई? आप हूर पर हैं, आप मीठे हैं, स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, नॉलेज है। तो अगर एक बंदा 2010 में क्वालिफाई करके बैठा हुआ है तो आज उसके पास तब की स्किल्स होंगी कि आज की स्किल्स चाहिए? आज की स्किल्स चाहिए। इसी का नाम है यू हैव टू बी ऑलवेज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इन योर वर्क। तो आपसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी आपको कोई काम दिया जाएगा आप उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को, अपनी स्किल को हर वक्त क्या रखेंगे? मेंटेन रखेंगे। एक वर्ड होता है अटेन और एक वर्ड होता है मेंटेन, दोनों में फ़र्क क्या है? अटेन मीन्स हासिल करना, हासिल हो गया, अब हासिल करने के बाद उसको मैंने मेंटेन भी करना, सस्टेन भी करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो अगर एक बंदा ज़रा पुराना क्वालिफाइड है तो उसको अगर आज वक्त के साथ चलना है, compete करना है, तो उसको इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो चल नहीं सकेगा। इसीलिए आईकैब भी कुछ काम करता है, वो करवाता है क्या? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाता रहता है, सेमिनार्स करवाता रहता है। हाँ, उसकी फ़ीस भी चार्ज करता है और इवन क्वालिफाइड लोगों को अपने नाम के साथ क्वालिफ़िकेशन लगाने के लिए इन आर्ट्स का पूरा करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ तक आईकैब रिजिड है इस चीज़ को लेके, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। उसका पहला पॉइंट पढ़ें, मेंटेन एंड अप्लाई प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स टू एंश्योर दैट क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर्स रिसीव व्हाट? कॉम्पिटेंट सर्विस। पूरी लाइन का लुबे-लुबाब क्या है कि आप उसको क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं? कॉम्पिटेंट सर्विस। अगर आप खुद कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो आप सर्विस भी कॉम्पिटेंट नहीं दे सकते। नंबर 2, यू हैव टू एक्ट डिलीजेंटली। आपको वो सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आने चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे तो आप उसको कोई भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर वही बात, अटेन करना और मेंटेन करना। उसके बाद ये पॉइंट पढ़ें, CPD वाला खुद ही पढ़ें। मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स कंटिन्यूइंग अवेयरनेस। आपको कंटिन्यू देखना है कि माशरे में चल क्या रहा है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड बिजनेस। देखिए अल्फाजों पे गौर करें, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, और उस तरह के बिजनेस में क्या चल रहा है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको हर चीज़ से हम आहंग होना पड़ेगा। तो आईकैब इसमें CPD करवाता है। ये तो बात हो गई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की। साथ क्या लिखा हुआ है? ड्यू केयर। ड्यू केयर का आसान मतलब होता है जितनी जिसकी औकात है उसको उतना टाइम दो, जितनी जिसकी औकात है उसको उतना वक्त दो, टाइम दो, केयर दो। ज़्यादा केयर दोगे तो बिगड़ जाएगी, कम केयर दोगे तो भाग जाएगी। नहीं? अच्छा, ड्यू केयर आ जा। सर ड्यू केयर से क्या मुराद है कि आप फर्स्ट करें एक ऑडिट पे जाते हैं, आपको पता है आपके सामने 2 एरियाज़ हैं, एक दरवाज़ा है सेल्स का, एक दरवाज़ा है परचेज़ का। पिछले साल के ऑडिट से आपको इस चीज़ का आइडिया है कि इस कंपनी में सेल्स के अंदर ज़्यादा मसले होते हैं और परचेज़ के अंदर नॉर्मली कम मसले होते हैं। तो आपकी ड्यू केयर कहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली सेल्स में होनी चाहिए।
आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में सब्सटेंटिव्स का सवाल, रिपोर्ट्स का सवाल, कोड का सवाल लाजमी आना, और आप ये तीनों बातें छोड़ के एक्सपर्ट को तैयार कर रहे हैं, प्री कंडीशन को तैयार कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट को तैयार कर रहे हैं, तो शायद वो आ जाए, मगर उनकी वैल्यू मिला के भी शायद 5 से 10 नंबर हो। और जिस चीज़ पे आपने टाइम नहीं लगाया, जिस पे लगाना चाहिए था, जिस पे आपने केयर देनी चाहिए थी, वो है 50-60 नंबर की, तो आप अच्छा काम करेंगे, बुरा काम कर रहे हैं, बुरा काम ही कर रहे हैं, तो आपने उसको उतनी केयर नहीं दी जितनी वो केयर डिज़र्व करता। क्लियर होगी बात? चौथा है मेरे पास प्रोफेशनल बिहेवियर। इसको समझें। आप लोगों ने कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लड़ाई करते हुए देखा हो? फेसबुक के अलावा टीवी पे आपस में मुक्के मारते देखा हो, गालियां बकते देखा हो? कभी देखा हो? कभी नहीं देखा। क्यों? सुना होगा, देखा तो नहीं ना होगा। इसका मतलब है कि वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं? प्रोफेशनल बिहेवियर को फॉलो करते हैं। इसमें रूल ये होता है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसको एक तीसरा बंदा ये असेस करे कि ये बंदा ही ख़राब है, इसकी तरबियत ही ख़राब है, इसका इदारा ही ख़राब है। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके इदारे को क्या पहुँचे? नुकसान पहुँचे, जिससे आपके इदारे को लोग क्या कहें? बुरा भला कहें, आपके इदारे पे उंगली उठाई जाए। वो काम आपने नहीं करना। जैसे आप कहते हैं कि जनाब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पेरेंट्स परेशान हो, तो वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिस पे आईकैप परेशान हो जाए। पढ़ देते हैं। पहला पॉइंट पढ़ें। शुड कंप्लाई विद ऑल रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, सारे कानूनों को फॉलो करेगा। एंड अवॉइड एनी एक्शन, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका इदारा डिस्क्रेडिट में चला जाए, जिससे उसके इदारे पे उंगलियां उठाई जाए। और ये सब कुछ किसकी नज़र से देखना है? एक रीज़नेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी के एंगल से आपने इसको लेके चलना कि लोग क्या कहेंगे। तो जब आप लोगों की परवाह करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नीचे वाली लाइन पढ़ें। अ सीए शैल नॉट नोइंगली, जानते हुए, एंगेज इन एनी बिजनेस, ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी दैट इम्पेयर्स और might impair the integrity, objectivity or good reputation, and as a result would be incompatible with the fundamental principles। कहना ये चाह रहा है कि जब एक से ज़्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हों तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेचारा भी क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अच्छा, इस सेकंड पॉइंट में ना एक एम्बिग्विटी है, ज़रा कैच करें कौन से। सेकेंड पॉइंट में एक लूप होल है, नोइंगली, जानते हुए। तो अगर आप ये साबित कर देंगे ओहो पता ही नहीं चला, तो फिर आप इसमें से बच के निकल सकते हैं। अच्छा, आखिरी है क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने अपने लाइफ टाइम में जिस जिस क्लाइंट पे काम किया, जिस जिस एम्प्लॉयर के साथ काम किया, जहाँ जहाँ भी काम किया, आपने उसकी बात उस तक रखनी है, दूसरों को नहीं बताना। सिंपल सा फंडा, उसकी बात उस तक रखेंगे, दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि किसी और को बैठे बिठाए फ़ायदा पहुंच जाए, और जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या मिल जाए? नुकसान मिल जाए, उसको लॉस हो जाए। तो लेट्स रीड इट आउट। कहता है आप क्या रहेंगे? हमेशा अलर्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है, इंसान है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई इनएडवेरेंट डिस्क्लोजर कर दें। अब ये क्या होता है? इनएडवेरेंट क्या होता है? इनएडवेरेंट क्या होता है? एनीवन? गलती से मिस्टेक हो गया, करना नहीं चाहता था मगर हो गया। इंक्लूडिंग इन अ सोशल गैदरिंग, आप दोस्तों में बैठे हुए, लस्सी चल रही है, दूध पत्तियाँ आ रही हैं, चाय बोतल चल रही है, और आप वहाँ पे बैठ के शेखियाँ मार रहे हैं अपने क्लाइंट के बारे में, अपने काम के बारे में, और उसको मोबाइल से निकाल के दिखा रहे हैं, ये देख ये देख ये देख ये देख। ये काम नहीं करना, गलती से भी नहीं करना।
मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये 2 वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं? ये एक क्यों नहीं लिखा हुआ, सिर्फ फर्म क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि आपके आर्टिकल्स आजकल फर्म में भी होते हैं और इंडस्ट्री में भी होते हैं। नंबर 2, ये जो कोड है ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर लागू होता है, चाहे वो अभी पीआरसी में ही क्यों ना हो। तो ये सब ने फॉलो करना, इवन उन बच्चों ने भी फॉलो करना होता है जो कि रिसेंटली उनकी इंडक्शन शुरू होती है और वो जाके सबसे पहले फ़ोटो लगाते हैं ज्वाइंट केपीएमजी विद बैकग्राउंड। चले वो मान लिया काबिल कबूल है, फिर जब वो जाते हैं क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए, हम लोग फ़लाँ क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, और साथ में जो फ़ोटो आ रही होती है बैलेंस शीट की, इनकम स्टेटमेंट की, फिर चाय पीते हुए की एक अलग से फ़ोटो आती है। तो ये इस तरह की हरकतें ना करें, ये आप पे सूट नहीं करती। हाँ, खींचे अपने पेरेंट्स को 1C पे दिखा दें। अच्छा, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इदारे में भी और इदारे से बाहर भी। भाई आप एक क्लाइंट का ऑडिट करके आए, सुनने वाली बात है, आपने क्लाइंट का ऑडिट किया, क्लाइंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में था, आपकी ही फर्म का एक मैनेजर आपसे आके कहता है कि यार मेरा भी वैसा ही क्लाइंट है फार्मा, और उसने हमें कहा है कि हमारे कंट्रोल्स चेक करने हैं तुमने, तो यार मुझे बताओ तुम जहाँ का काम करके आए हो वहाँ पे कंट्रोल्स कैसे थे, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे उनको भी गाइड कर दूँगा। बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? क्योंकि जिस क्लाइंट का आपने ऑडिट किया है वो कंट्रोल्स उसके मुताबिक बने हुए थे, उसने अपने कंट्रोल्स डेवलप करने में क्या लगाया है? पैसा लगाया। क्या लगाया है? टाइम लगाया, स्किल लगाई है, सर्विसेज हैं उसकी। तो आप बैठे बैठाए किसी एक का काम उठा के दूसरे को दे दें तो बैठे बैठाए उसका क्या हो जाएगा? फ़ायदा, और बेचारे का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली लॉस हो जाएगा। तो आपने इदारे में भी छुपा के रखना है और इदारे के बाहर भी छुपा के रखना है। हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए तो उसको अनोनिमस कर दें। अभी अनोनिमस क्या होता है? क्या होता है? फलां बंदे ने, ABC ने, XYZ ने ये 4 काम किए, ये 2 काम किए, तो आप उसका नाम कम से कम मेंशन ना करें। तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी यूज़ नहीं करनी जो कि थर्ड पार्टी को क्या पहुंचा दे, बैठे बैठाए फ़ायदा पहुंचा दे। और you will always take reasonable steps to ensure that personal under your control, मैंने आपसे कहा था ना आपकी टीम के ऊपर भी ये अप्लाई होती है, सिर्फ आप पे नहीं, आपकी पूरी टीम पे भी अप्लाई होती है। तो आपने टीम के लोगों को भी साथ साथ गाइड करते रहना है कि वो भी कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे क्लाइंट को नुकसान पहुंचे। अच्छा, ये वाहिद प्रिंसिपल है जिसमें कुछ एक्सेप्शंस देखी जाती हैं, यानी कि 3 मौके ऐसे हैं जहां पे आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। पहला, परमिटेड बाय लॉ, सिर्फ ये नहीं है, एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। तो इसमें 2 बातें, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी परमिटेड बाय लॉ, लॉ ने इजाज़त दी हो, लॉ ने मना ना किया हो। एंड नंबर 2, क्लाइंट ने क्या किया हो, उसको ऑथराइज किया हो, क्लाइंट ने भी उसको ओके की कॉल दी हो कि हाँ ठीक है तुम ये डिस्क्लोज कर सकते हो। अगर लॉ ने परमिट किया हुआ है मगर क्लाइंट ने नहीं दी इजाज़त, फिर नहीं कर सकते। ये दोनों शर्तें पूरी होना ज़रूरी है। सेकंड, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांग ले, FBR मांग ले, SSCP मांग ले, तो आप उनको देंगे, फिर आप छुपाएंगे नहीं। एंड नंबर 3, आपकी क्या हो, प्रोफेशनल ड्यूटी या राइट टू डिस्क्लोज। ICAP आपको आके कहे कि हम QCR कर रहे हैं, हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए, तो अब आप क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हारे ही कोड ऑफ एथिक्स ने कहा था कि डाटा प्रोवाइड नहीं करना, तो ये मजाक नहीं होगा, आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो कोई रेगुलेटरी बॉडी मांग रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी हो रही है, या आपका इंटरेस्ट ख़राब हो रहा है। आपका इंटरेस्ट कैसे ख़राब होगा? कंपनी ने आपके ऊपर केस किया हुआ कि इन्होंने हमें जान के ख़राब रिपोर्ट दी है, ये जान के हमें डिफेम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है तो फिर आप उसको अदालत में पेश करेंगे, फिर आप इससे पीछे नहीं हटेंगे।
तो आई कैप कभी कभी क्रैमिंग के अंदर ये 3 बातें पूछ लेता है, इसको नोट कर लें। आई कैप क्रैमिंग में ये 2-3 दफ़ा उसने पूछा है कि बताएं एक्सेप्शंस क्या हैं किसकी, कॉन्फिडेंशियलिटी की। याद है को क्या सर? डिस्क्लोज करते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना। नंबर 1, जब आप डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपने देखना कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। नंबर 2, अगर ऑडियंस मुनासिब है तो आप डिस्क्लोज कैसे कर रहे हैं। आप क्या अलार्म के थ्रू कर रहे हैं, क्या फेसबुक पे जाके पोस्ट कर रहे हैं, या उनको 1 to 1 बता रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपने बात बतानी है तो फिर तीसरे बंदे के कान में ये बात ना जाए। वेदर, अच्छा हाँ एक चीज़ और, जो चीज़ आप बता रहे हैं देखें उससे किसी और का इंटरेस्ट हार्म तो नहीं हो रहा। फिर जो चीज़ आप डिस्क्लोज कर रहे हैं आपके पास खुद उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल है या नहीं है। तो एक दफ़ा ये चारों बातों को पढ़ लें, फिर हम एक सवाल देखते हैं जल्दी से। इन चारों बातों को एक दफ़ा रीड कर लें, फिर हम जंप करते हैं सवाल की तरफ। डन हो गया? पढ़ लें, आराम से कर लें, एंगल से देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। और सवाल भी कौन सा है जो रिसेंट आया था, क्योंकि आप उससे गुजरे हुए हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा, बट उसके लिए मुझे सिस्टम। सवाल पढ़ें, सवाल पढ़ें, 5 मिनट लें और सोचें। सुने करना क्या, सवाल पढ़ना है स्टेप 1, स्टेप 2 सोचना, और सिर्फ इतना पोर्शन आइडेंटिफाई एंड डिस्कस था फंडामेंटल प्रिंसिपल, आगे नहीं जाना। और सोचना ये है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो सिर्फ आपने बुलेट्स बनानी है, डिटेल नहीं लिखना, सिर्फ आपने क्या करना है, बुलेट्स बनानी है। तो ये सारे काम करने के लिए आपके पास पूरे 7 मिनट है, जल्दी से। टेक योर 7 मिनट्स, नहीं बंद ना करना, टेक योर 7 मिनट्स एंड डू द थिंग। जो जहन में आता है, जैसा जहन में आता है, ये नहीं सोचना कि मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही ख़राब लिख रहा हूँ। जो जैसा है उसको बस जहन से निकाल के कागज़ पे लेके आए। जो है जैसे है की बुनियाद पे करें। जो है जैसा भी समझ आता है, जैसा भी कर रहे हैं, टूटा भज्जा सीधा पुट्ठा करें सॉल्व। मुझे आपकी ये झिझक भी ख़त्म करनी है आज।
हाँ जी, हो गया दोस्तों, हो गया? अच्छा जी, चलो डिस्कस करते हैं, सवाल को रीड करते हैं। सवाल ने क्या बातें बताई? कहता है जी, यू आर द एंगेजमेंट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ सिल्वर टेक्सटाइल्स, नहीं, सिल्वर लाइन्स टेक्सटाइल लिमिटेड। During the finalization stage of the audit, management insists that the certain key estimates regarding the inventory obsolescence should remain unchanged from the prior year, on the basis that they were accepted by the auditor last year. The engagement manager advises the audit team not to challenge the estimates aggressively, stating that अगर हम उसको ठीक करेंगे तो फिर हमारी गलती सामने आ जाएगी, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा ये गलती खुद ने की हुई है, ये गलती खुद ने की हुई है। तो बेसिकली वो अपनी गलती छुपाने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में अगर ये सवाल मेरे पास आ जाए और नंबर मेरे पास 4 या 5 हों और मुझे सिर्फ क्या कहा जाए, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्टेड, तो मैं बैठा हूँ एग्ज़ाम हॉल में। सबसे पहले मुझे क्या सोचना है? मुझे सोचना है भाई, लिखने से पहले कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते कौन कौन से हैं, होते कौन कौन से हैं। तो एक होता है मेरे पास इंटेग्रिटी, एक होती है मेरे पास ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है मेरे पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और एक होती है प्रोफेशनल बिहेवियर, और लास्ट पे आ जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे पहले तो मुझे दिमाग में लेके आना है इन पांचों को। सेकंड स्टेप मैंने क्या करना है? सेकंड स्टेप मैंने ये करना है, मैंने सोचना है कि इन पांचों को रिप्रोड्यूस करना है या 4 या 3 या 2 या 1। तो अब बारी करते हैं, एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। मुझे बताइएगा कॉन्फिडेंशियलिटी का बनता है, क्या हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज कर रहे हैं? क्या हम कोई बात बता रहे हैं? क्या हम कोई बात अगले की छीन के दूसरे का पेट भर रहे हैं? नहीं। तो ये प्रिंसिपल तो आउट हो गया, इसका तो ताल्लुक इससे नहीं। पीछे बच गए 4। इंटेग्रिटी भी हिट हो रहा है, बिहेवियर भी हिट हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी भी हिट हो रहा है, और थोड़ी सी ड्यू केयर भी हिट हो रही है। कॉम्पिटेंस हिट नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हिट हो रही है? ड्यू केयर हिट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो स्टेप 1, आपने लिखने से पहले ये देखना है कि क्या क्या हिट हो रहा है। स्टेप 2, आपने एलिमिनेट करते जाना है जो जो हिट नहीं हो रहे। अब स्टेप 3, इसको लिखें कैसे, इसको लिखें कैसे। अब रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा था इसको लिखना कैसे था। एग्ज़ाम में क्या होगा, सबसे पहले आपने एक हेडिंग खोलनी होगी। तो हम आसान बात पहले कर लेते हैं, इंटेग्रिटी पे चलते हैं। आप बैठे हैं एग्ज़ाम में, आपने सबसे पहले क्या किया? इंटेग्रिटी की हेडिंग खोली। उस हेडिंग से भी पहले आपने एक मेन हेडिंग बनानी है, अफेक्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मेन हेडिंग ये आ गई, उसके नीचे एक आगे सब हेडिंग या एक लाइन आ गई, फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर अफेक्टेड इन द अबव सिचुएशन या अबव सिनेरियो। देन यू विल राइट इंटेग्रिटी, जो कि अब आप क्या कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई। अब क्या करना है? डिस्कस। स्टेप 1, इंटेग्रिटी की डेफिनेशन खोलने के बाद, हेडिंग खोलने के बाद सबसे पहले आपने इंटेग्रिटी को डिफाइन करना है। इंटेग्रिटी है क्या? कोई 2-3 लाइनें उसके जो है वो मफहूम में बयान करनी है कि इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, सच बोलना, फेयर डीलिंग करना, ट्रूथफुल रहना, सब बता देंगे। फिर आपने सेकंड पैराग्राफ में जाके जोड़ना है कि वो डेफिनेशन वाले पॉइंट्स कौन से हैं जो कि ऊपर ख़राब हो रहे हैं, जो कि ऊपर ख़राब हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, कुछ ऐसे आप इसको रिप्रोड्यूस करेंगे। अफेक्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ऊपर के आ गई इंटेग्रिटी। अब देखें, इंटेग्रिटी मीन्स टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी ऑनेस्ट। इंटेग्रिटी ऑल्सो integrity also is we do not attach ourselves to any statement which
or may be wrong or have omitted information. तो black is what definition, black is what definition. अब आए रेड साइड पे, तो ऑडिट टीम, अब मैं जोड़ूंगा, the audit team is trying to protect the firm's last year assessment by not challenging it aggressively. This shows that they are attaching themselves to a statement या to any information which was prepared recklessly in the last year by them. तो मैंने अल्फाज सारे उठाए कहाँ से हैं? डेफिनेशन से, जो इंटेग्रिटी की अपनी डेफिनेशन है। वो अल्फाज पकड़े, सवाल के अल्फाज जोड़े और मैंने उसको क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। फिर लास्ट, देयरफॉर इंटेग्रिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस सिनेरियो, या सिचुएशन आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो तीन बातें हैं, यू हैव टू डिफाइन, देन यू हैव टू प्रूव या लिंक, एंड देन यू हैव टू गिव द कंक्लूजन कि जनाब इंटेग्रिटी अगर हिट हो रही है तो क्यों हो रही है। सेकंड, प्रोफेशनल बिहेवियर, उधर आता हूँ। अब अगेन डिफाइन करूंगा। प्रोफेशनल बिहेवियर मीन्स दैट ऑडिटर मस्ट अवॉइड एनीथिंग विच डिस्क्रेडिट हिज प्रोफेशन। इतनी सी बात बता दी, डेफिनेशन दे दी। Auditor is trying to conceal a possible past misjudgment, and on that basis current financial statements are being affected. अगर एक reasonable third party हो, if a reasonable third party checks it, it would definitely come to know that prior year audit was done wrong, and current auditor is also trying to protect its past mistakes. Therefore वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठा है? प्रोफेशनल बिहेवियर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका। इसी के साथ आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती थी? मीन्स दैट ऑडिटर विल नॉट कॉम्प्रोमाइज इट्स प्रोफेशनल जजमेंट ड्यू टू बायसनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू। सिर्फ मैंने क्या लिखा है उसको डिफाइन किया। अब जोड़ते हैं। The engagement manager is trying to influence that we shall not discuss the matter with more aggressive approach because it would harm the overall repute of the firm. Overall repute of the firm को harm कर देगा, और हम उसको बचाने के चक्करों में अपनी जजमेंट ख़राब कर रहे हैं। और हमारे पे एक प्रेशर भी है, किसका? मेरे मैनेजर का, जो कि सीनियर को कह रहा है। आप बेसिकली सवाल में कौन है? सीनियर है। मैनेजर कह रहा है कि भाई तुम इसको एग्रेसिवली चैलेंज मत करना। और लास्ट उसमें क्या आती है? ड्यू केयर। ऑडिटर हैव अ ड्यूटी टू एक्ट डिलीजेंटली एंड कंप्लाई विद ऑल द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। अब जब उसने लास्ट टाइम डिलीजेंटली काम नहीं किया, उसकी वजह से करंट ईयर का भी काम ख़राब हो रहा है, और वो सिर्फ अपनी गलती को बचाने के लिए चुप रह रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट टाइम भी उसने ड्यू केयर से काम नहीं किया, और इस दफ़ा वो जानते हुए भी ड्यू केयर से काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी फर्म की रेप्यूट को बचाने के लिए। अब टिपिकल बच्चा क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? हेडिंग खोली, ये ब्लैक और ये रेड को आपस में जोड़ देगा, मिक्स कर देगा। हाशिम मसला है, हाशिम ने यही काम किया, यही किया था, हाँ, वो जोड़ देगा। और जिससे एग्जामिनर कोफ्त खाता है कि यार तुम डिफाइन कहाँ पे कर रहे हो और तुम एक्सप्लेन कहाँ पे कर रहे हो। तो आइडियली देयर शुड बी 2 पैराग्राफ्स, और बहुत आइडियली देयर शुड बी अ लाइन स्पेस बिटवीन दीज टू पैराग्राफ्स, जिससे पता चले कि हम डिफाइन कहाँ पे कर रहे हैं और हम एक्सप्लेन कहाँ पे कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? आपका डिसीजन,
जो कि आप लोग अक्सर बताना भूल जाते हैं कि क्या वाकई में वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रही है या नहीं हो रही। गॉट द पॉइंट? पॉइंट समझ आए? पॉइंटर्स मिले? अच्छा, अब अगर आपसे मैं कहूँ कि दोस्तों एक सवाल और देखो ज़रा जल्दी से, टाइम मैनेजमेंट बता, दोबारा बोलो। हाँ हाँ, देखो 9 नंबर मीन्स आपके पास कम से कम कितने मिनट है? 16 मिनट है। और आईकैप के पेपर में 2 सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं आते, अक्सर ऐसा होता है। तो वो मार्क्स देखो, जब जो सवाल आता हो ना और अच्छा आता हो तो उसको 2-4 मिनट ऊपर दे भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि हमें वहाँ पे जाके पैनिक वे में भूल जाते हैं, बट हमें पता है कि ये सवाल लाजमी आना, तो इस पर अगर हम 20 मिनट भी दे दें और उसको एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में लें तो कोई मसला नहीं है। ऐसे एक सवाल आपको देता हूँ, यही है, सवाल पढ़ें और सिर्फ मुझे इसका इतना हिस्सा सॉल्व करके दें। डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अफेक्टेड। जल्दी से, टाइम शॉर्ट है, जल्दी से, सिर्फ ऑन रहने दो। सिर्फ आपने मुझे बताने हैं कि कौन से प्रिंसिपल्स अफेक्ट हो रहे हैं। स्प्रिंग 25 का पेपर है। वो क्लास 1 बजे 12:45 पे है डाटा की, 1 बजे, ठीक है। हाँ जी, कौन से प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं? पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, बारी 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 बारी। इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा? नहीं हो रहा। अच्छा, प्रोफेशनल बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा? अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा? यस। ड्यू केयर कॉम्पिटेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा? ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़। आपने पर्पल वाली बातों को इग्नोर करना। पहले सवाल ही पढ़ लेते हैं। योर ऑडिट फर्म FNZ इज करेंटली कंडक्टिंग द एनुअल ऑडिट ऑफ COL, एक गैस कंपनी है। कंपनी हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड ऑन एन अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब सुने हुआ क्या, हो क्या रहा है, एंड आई एम डैम श्योर आप में से कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए होंगे उस पॉइंट तक। कंपनी का ईयर एंड क्या है?
31 दिसंबर 2024 और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो बाकियों से पहले सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यानी कि कंपनी लेना चाहती है दूसरों से competitive advantage. Company wants to take competitive advantage. To strengthen the knowledge of the firm's audit staff, firm has scheduled formal training on the sustainability standards with a renowned trainer on 31 मार्च 25। यहाँ तक रुकते हैं। इस सवाल के दो हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा ईयर एंड क्या है? 31/12/24। हमें ट्रेनिंग कब मिल रही है? ट्रेनिंग शुरू कब से होगी? 31 मार्च 25। यानी कि इस कंपनी का ऑडिट ख़त्म हो रहा होगा तो हम यहाँ से अपनी लर्निंग शुरू करेंगे अबाउट सस्टेनेबिलिटी, और जिसका ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ पे ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है, हो चुकी है, और हमें इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। ये है पहला केस। अब स्ट्रेट अवे जो पॉइंट मेरे जहन में आता है दैट इज़ मैं इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब मैं क्या करूँगा? वही सेम पैटर्न सबसे पहले डिफाइन करूँगा कि ऑडिटर has to update his information and skills, technical skills जो भी लिखी हुई हैं, plus knowledge plus expertise, in short define कर दिया, हो गया। अब linking, in the scenario this principle is compromised, auditor does not have any technical knowledge on sustainability standards, so there is a chance that they will misapply it and audit quality will be affected. Therefore, the above principle is compromised. पहली चीज़ ये आ गई। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक फर्म जिसके पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो फिर भी कहती है कि हम इसका ऑडिट करेंगे, क्या वो प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं? नहीं, ये भी हिट हो जाएगा। कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट करें। अगर थर्ड पार्टी देखेगी तो क्या कहेगी कि ये सिर्फ लालची लोग हैं, पैसे की खातिर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद भी नहीं आता होता। देयरफॉर इंटेग्रिटी भी ख़राब हो जाएगी क्योंकि आपने सच छुपाया है, आप इस मौके पे ऑनेस्ट नहीं थे। हाँ, जो इसके बाद वाला मुद्दा है वो क्या है? द ट्रेनर हैज़ suggested to incorporate the real world scenarios। वो उसने कहा है कि जनाब मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए आऊँगा, मैं तुम्हें, अच्छा वर्ड पर गौर कीजिएगा प्लीज़, वर्ड पर गौर कीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होगा? रेकमेंड किया है, उसने कोई फिक्स नहीं कर दिया। आप अगर चाहें तो उसको ना दें, और अगर आप नहीं देंगे तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करेंगे, आप दे देंगे तो कर देंगे। तो वो ये कह रहा है कि जनाब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम तुमसे क्या मांगते हैं? डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तुम्हारे क्लाइंट्स के, ताकि हम उसमें से कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को जनरेट करें, क्रिएट करें, और तुम्हें ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आए और तुम ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को सीख सको। तो अगर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी है। मगर रुकें, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस थी, ठीक है, नहीं थी। अब ज़रा वो वापस मैं आपको वहाँ पे लेके जाना चाहूँगा। देखते हैं कि वो ब्रीच तो नहीं हो रही कहीं, देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? परमिटेड बाय लॉ, ये बंदा लॉ ने भेजा नहीं, तो पहला पॉइंट फारिग हो गया। रिक्वायर्ड बाय लॉ, फारिग हो गया। हमारी ड्यूटी है, फारिग हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको दे रहा हूँ तो ये किसी भी तरह से किसी भी एक्सेप्शन में काउंट नहीं होगा। देयरफॉर इसको प्रोवाइड करने से कंफर्म है
कि मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। तो ये बात भी आपने रिप्रोड्यूस करनी है जब आप इसको नोट कर रहे हैं, जब आप उसको लिख रहे हैं। आई कैप इतना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर एक बच्चा कैफ 8 का पेपर देने आया तो वो कम से कम मेंटली भी साउंड है, चीज़ें उसको आती हैं। देखिए, बैक ऑफ द माइंड आपके पास नॉलेज होती है, बट 3 घंटे की परफॉर्मेंस आपने बेस्ट दे के आनी है, तभी आप जाके 50 को क्रॉस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बातें खा जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ होता है कि हम लिखना चाहते कुछ और है, लिखते कुछ और है, समझना चाहते कुछ और है और समझते कुछ और। तो इतना मुश्किल पेपर नहीं है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ी सी गाइडेंस है, लिखना आता है, पेपर पास। डन। चल एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थ्रेट्स। कौन से थ्रेट्स? किस में? वो हमने मेंशन की तो है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? बायसनेस। तो क्या हमारे पे कोई प्रेशर है? क्या हम पे कोई इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि लाजमी करो? क्या हमें कोई गन पॉइंट पे कह रहा है कि डाटा प्रोवाइड करो? नहीं। इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि हम क्लाइंट जा सकते हैं। ये बहुत रिमोट है। अच्छा, इसमें एक और मसले भी होते हैं। कभी कभी ना हम बहुत दूर चले जाते हैं कि ये भी, जैसे भी आपने कहा ना, ये भी हो सकता है, तो इतना रिमोट नहीं जाना। जब हम थ्रेड्स को देखेंगे तो आपको बताऊंगा कि थ्रेड्स भी 2 तरह के होते हैं। तो बस जितना सिनेरियो में है, अगर आप उतना भी उसको दे आए तो वो भी इनफ है। सर मेरे पास थ्रेड्स 5 तरह के होते हैं, सामने लिखे हुए, पढ़ लेते हैं इसे। पहला कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा कौन सा है? एडवोकेसी। तीसरा कौन सा है? सेल्फ रिव्यू। चौथा कौन सा है? इंटिमिडेशन। पांचवा कौन सा है? फैमिलियरिटी। बारी बारी ज़रा हर एक को देखते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं। सर, जनाब, मोहतरम, प्यारे दोस्तों, पहला थ्रेट है मेरे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। याद रखिएगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वो थ्रेट होता है जो कि फाइनेंशियल भी हो सकता है और अदर देन फाइनेंशियल भी हो सकता है। और जब हम लोग सेल्फ कहते हैं, इसका मतलब है कि आप पे डायरेक्टली हिट भी कर सकता है और आपके किसी फैमिली मेम्बर पे भी हिट कर सकता है जो कि आप पे इनडायरेक्टली हिट कर रहा होगा। अब ये है क्या? आपको लालच दी जा रही है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। फर्म आपसे कहती है कि भाई अगर तुम हमें साफ रिपोर्ट नहीं दोगे तो हम नेक्स्ट ईयर का ऑडिट किसी और को दे देंगे। अब आप ना चाहते हुए भी साफ रिपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? अगले साल का रेवेन्यू दांव पे लग गया, और ना सिर्फ अगले साल का बल्कि इस साल का भी दांव पे लग गया, क्योंकि जब तक मैं साफ रिपोर्ट नहीं दूंगा मुझे वहाँ से पैसा नहीं आएगा। और पैसा क्या है मेरा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो थ्रेट कौन सा बन जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट। चलिए आपको एक लाइव, एक कॉमन मिसाल देता हूँ। मेरा एक सीनियर था फर्म में, तो हम एक ऑडिट पे थे, उसका आखिरी टाइम चल रहा था, बेचारा मरने वाला था। तो हुआ कुछ यूं कि कागज़ पड़े हुए हैं, लेट से ये एक फाइल है जो कि उसको टीम ने बना के दी थी, ये टीम में मैं भी था। तो हमने कहा भाई इतनी गलतियाँ, इतनी क्या है गलतियाँ हैं, तुम जाओ वो जाके CFO से बात करो, तुम टीम लीड हो ना, जो जाके बात करो, उनसे कहो कि ये गलतियाँ ठीक करा के दें, अगर ठीक नहीं होंगी तो हम रिपोर्ट ख़राब करेंगे। उसने कहा ठीक है। अच्छा, वो था भी थोड़ा सा तैश वाला बंदा, वो सीला था, घर से भी कहीं लड़के आया हुआ था। वो चला गया CFO के पास और जाके उसने लिटरली ऐसे किया, ये पकड़े अपनी मिसस्टेटमेंट्स, इनको ठीक करा के दें, अदरवाइज़ हम आपकी रिपोर्ट ख़राब कर रहे हैं, ये है वो है, आपकी टीम को काम करना नहीं आता, हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, हमें आप लोगों ने कहाँ बिठाया हुआ है। वो पता नहीं क्या क्या बातें उसने शुरू कर दी। CFO बड़ा ठंडा आदमी था, उसने बड़े प्यार से कहा यार चलो ये तो साइड पर करो ना, फ़िलहाल देखते हैं इसको। तुम मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा लड़का तुम्हारी नज़र में हो जिसके आर्टिकल्स ख़त्म हो रहे हों, हमारा फाइनेंस का एक बंदा हमें छोड़ के जा रहा है, तो हमें
उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि थोड़ा सा कम बोलता हो, गुस्से वाला ना हो, थोड़ा सा तमीज़ से बात करना है। हम गाड़ी भी देंगे, घर भी देंगे, सैलरी भी 2-3 लाख रुपया होगी ग़ालिबन, मेडिकल भी देंगे, मगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा। तो अगर तुम्हारी नज़र में हो तो ज़रा ज़रूर बताना। ऐसा ठंडा हो। उसने सोचा कि यार फर्म तो मुझे लात मार के निकाल ही देगी। आ गया ना? आया या नहीं आया? तो अब उसने क्या कहा, सर आपको पता है ये तो बच्चे हैं, ये तो मैं खुद ही अभी ठीक कर दूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं सर, हम हैं तो क्या गम है, आप मुझे बस ये बताएं गाड़ी मिलेगी साथ, काम खत्म। कौन से इंटेग्रिटी, कौन सा बिहेवियर, कौन सी ऑब्जेक्टिविटी। वो एक शायर ने क्या खूब कहा है, बढ़ गया। सब कुछ क्या हो गया, बढ़ गया। अगले पे आते हैं, इसी से करीब करीब इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन कहते हैं प्रेशराइज करना, फिजिकली नहीं, मेंटली। अच्छा, ये प्रेशर डिफरेंट तरीकों से आप पे डाला जा सकता है। जॉब का लालच देके, आपको पैसों का लालच देके, आपको ये कह के कि भाई अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो तुम नौकरी से फारिग हो। अब देखा जाए तो इसमें ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों हिट हो गए। चले इसी मिसाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सेम बंदा जाके कहता है कि भाई ख़राब बनी हुई चीज़ें, तुम लोग फजूल हो, ये हो वो हो, और जाके उसने फेंक दिया। सीएफओ कहता है तुम बाइक पे आते हो ना, ध्यान से जाना, आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसे इतना ही कहा, फिर चलाओगे में रोशनी ना रही। नहीं, उसने जो बात की है ना, वो इनडायरेक्टली उसने इसको क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है, इंटिमिडेट किया है कि भाई जो तुम गलतियां निकाल के ला रहे हो, जो तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम कितने ताकत वाले लोग हैं। अच्छा, ये दो तरह से होता है, एक्चुअल भी और परसीव्ड भी। एक्चुअल मीन्स हो गया है, परसीव्ड मीन्स कि आपने बात ही ऐसी कर दी कि दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली डर सा गया। तीसरा क्या है, सेल्फ रिव्यू, अपने ही काम को रिव्यू करना, अपने ही लिखे हुए सवाल को देखना कि वो सवाल ठीक भी हुआ है या नहीं हुआ। ये क्या, फेमिलियरिटी। सिंपल कि आप जहाँ पे ऑडिट करने के लिए गए हैं, आपका उनसे कितना पुराना रिश्ता। और सेकंड चीज़ जो इसमें आती है कि आप उनको लेके कितने क्या है, सिंपैथेटिक है, इमोशनल है। तो अगर तो आप इमोशनल ज़्यादा हैं तो आप उनकी गलतियां कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। बिग क्लाइंट आपको डे 1 पे आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट कर दे, तो क्या उसी फ़ोन से उन्हीं को कॉल करके ये कहना अच्छा लगेगा कि आपके एफएस में मसले हैं? लगेगा अच्छा? नहीं ना। क्यों? क्यों? उसने आपको ख़रीद लिया। अब आप ना चाहते हुए भी क्या हो गए हैं, सिंपैथी में आ गए। नहीं यार चलो इतना अच्छा बंदा है, गलतियाँ कर दी तो क्या मैं ठीक कर दूंगा, परेशान क्यों होता है वो। और आखिरी क्या, एडवोकेसी। अच्छा, एडवोकेसी याद रखिएगा सिर्फ दो सिनेरियोज में आता है, इसके अलावा नहीं आता। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि हम इसको हर सिनेरियो में डालने की बिला वजह की कोशिश करते हैं। सिनेरियो 1, जब आपने क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट किया हो, जब आप क्लाइंट के शेयर्स तीनों में पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस। अगर आपके प्रोस्पेक्टस पे काम किया हो, अगर आपने उस वक्त कहा होगा जनाब आ जाओ कंपनी के शेयर्स खरीदो, कंपनी बहुत तूफानी है। सेकंड केस, आप उसके बिहाफ पे कोई लीगल केस लड़ रहे हैं, आप उसके बिहाफ पे कोई लीगल केस फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सिर्फ ये दो सिनेरियोज हैं जिसमें एडवोकेसी आएगा, इसके अलावा एडवोकेसी किसी भी और तरफ से नहीं आता। अब आखिरी बात करने के लिए जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, लिसन प्लीज, लिसन एंड लिसन केयरफुली।
देखिए एक सवाल तो लाजमी आना है कोड ऑफ एथिक्स का, और उस लाजमी क्या पूछता है? थ्रेट्स। वो प्रिंसिपल्स पूछे ना पूछे, सेफगार्ड पूछे ना पूछे, हाय हाय, थ्रेट्स का सवाल फॉर श्योर आना ही आना है। अब एग्ज़ाम में क्या करना है? थ्रेट्स लिखने से पहले एक दफ़ा खुद से सोचना है कि यार ये थ्रेट बनता भी है या नहीं बनता। अक्सर क्या होता है, सवाल आया हम लोग अन्यवाह शुरू हो जाते हैं, ठा 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 करना है, वो नहीं काम करना। 2 मिनट प्लानिंग कर लें, 2 मिनट सोच लें, गलत लिखने से बेहतर है कि 1 मिनट की अच्छी प्लानिंग कर लें दिमाग में। नंबर 1, 5 थ्रेट्स थे। एडवोकेसी सिर्फ और सिर्फ 2 केस में आता है, साइड में फेंकते हैं। कितने रह गए? 4। सेल्फ रिव्यू सिर्फ कब आएगा? जब आप अपना ही किया हुआ काम रिव्यू कर रहे होंगे, एक ही केस है, साइड पर फेंक दें। कितने रह गए? 3। फैमिलियरिटी कब आएगा? जब या लॉन्ग रिश्ता हो, और लॉन्ग मीन्स मोर देन 3 ईयर, या आप उसके लिए क्या हुए हो, ओवर सिंपैथेटिक, या उससे आपने क्या लिए हो, गिफ्ट्स लिए हो, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं आ जाएगा? उसमें भी आता है। चौथा क्या रह गया? सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, वो एंड पे करेंगे। और क्या रह गया? इंटिमिडेशन थ्रेट। ये 2 थ्रेट भाई भाई हैं। अक्सर औकात सेल्फ इंटरेस्ट के साथ इंटिमिडेशन भी आ रहा होता है, और अक्सर औकात सेल्फ इंटरेस्ट के साथ फेमिलियरिटी भी आ रहा होता है। जो इनमें से सबसे कॉमन थ्रेट है, जो कि आप तकरीबन 90% सवालों में देखते हैं, वो कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अक्सर कोई और हो या ना हो, ये थ्रेट लाजमी हो। चले एक आखिरी सवाल पूछ के क्लास को एंड करता हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। एक बंदा पहले क्लाइंट साइड पे था, वो नौकरी छोड़ के फर्म आ गया। फर्म ने कहा उसी कंपनी का ऑडिट करके आओ जहाँ पे तुमने काम किया है पिछले साल। थ्रेट कौन सा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं है। सिर्फ क्या है? सेल्फ रिव्यू। अगर मैं इसका उलट कर दूं, एक बंदा पहले फर्म में था, फर्म छोड़ी, अब कहाँ पे आ गया? क्लाइंट पे। नाउ द पर्सन सिटिंग एट द क्लाइंट नोज के फर्म वाले काम कैसे करते हैं, ही इज़ फेमिलियर विद देयर अप्रोच। तो अब थ्रेट कौन सा है? फेमिलियरिटी। आपने गिफ्ट्स ले लिए, थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट भी है और फेमिलियरिटी भी है। आप ओवर सिंपैथेटिक हो रहे हैं, थ्रेट कौन सा है? फेमिलियरिटी है। आपको धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, थ्रेट कौन सा है? इंटिमिडेशन है। आखिरी चीज़, आप क्लाइंट पे थे, नौकरी छोड़ी, फर्म चले गए। फर्म ने आपको दोबारा उसी क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए भेजा, मगर 2 साल के बाद। थ्रेट कौन सा? अब नहीं आएगा ना, 2 साल के बाद भेज रही है फर्म आपको। तो इस केस में तो आपने लास्ट ईयर काम नहीं किया होगा, और ऑडिट किसका होता है? लास्ट ईयर। तो इसका मतलब है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो होने वाला नहीं है। हाँ, कोई और थ्रेट निकल सकता है अगर सिनेरियो थोड़ा सा लंबा हो। डन, कल मिलते हैं।